स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे भारत के वायसराय पार्ट 5। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डफरिन के बारे में, लैंसडाउन के बारे में और लॉर्ड एल्गिन सेकंड के बारे में। ठीक है, अंत तक देखते रहिए, सब लॉजिकली धीरे धीरे आपको याद होता जाएगा। डफरिन में देखिए सबसे ज्यादा याद करने में टिपिकल होता है इसके कार्यकाल। तो कार्यकाल का ट्रिक्स मैं रेगुलर बताते आ रहा हूँ कैसे याद करना है लॉजिकली। देखिए क्या बताया था, लीटन के बाद रिपन बना था, रिपन के बाद डफरिन बना था, और इन तीनों ये तीनों का कार्यकाल चार साल है। ये याद रखने के लिए बोला था। 76 से 80 रहा लीटन, तो ये 80 से 84 रहेगा, ये 1884 से लेके 1888 तक इसका कार्यकाल ऐसे याद कर लीजिए। ये तीनों का 4 साल का, एक याद करिएगा तो तीनों याद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सबका हम लोग कार्यकाल याद करेंगे। सर डफरिन के बारे में पढ़ते हैं आगे। देखिए डफरिन के समय में सबसे बड़ी जो घटना हुई थी, 3 बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी और 6-7 घटनाएं बताऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए, तीसरा एंग्लो बर्मा वार, तीसरा एंग्लो बर्मा, अभी म्यांमार नाम है बर्मा का, बर्मा वार ये हुआ था। और इससे भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हुआ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यांमार भारत का अंग कब बना। ठीक है, म्यांमार भारत का अंग कब बना, मतलब उस समय ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का अंग कब बना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वार 3 साल के लिए चली थी, 1885 से 1888 तक। ठीक है, 1888 ईस्वी में, या फिर कह लो कि एंग्लो बर्मा वार, तीसरा एंग्लो बर्मा वार में फाइनली पूरी तरह से पूरा टोटल बर्मा इंडिया का भाग हो गया। ठीक है, पूरी बर्मा। इससे पहले दूसरा, उससे पहले पहला में थोड़ा करके हुआ था। ठीक है, और यहाँ पूरा हो जाता है। क्लियर। और ये कब तक भारत का हिस्सा रहता है भाई, 1935 तक भारत का हिस्सा रहता है, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का भाग रहता है। भारत शासन अधिनियम 1935 कानून जब पास होता है, भारत शासन अधिनियम 1935, इस कानून के तहत 1935 ईस्वी में भारत से अलग हो जाता है म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार भारत से 1935 में अलग होता है। और इतिहास के जमाने में भी ये बहुत पहले, महाभारत काल, उससे पहले भी ये भारत से जुड़ा हुआ था। लेकिन अभी का बात यह है कि बर्मा युद्ध में भारत में मिला और 1935 में अलग हुआ। तीसरा मतलब एंग्लो बर्मा वार। ठीक है, तो तीसरा में कौन किया था, डफरिन था। डफरिन था ब्रिटिश का हेड। ठीक है, ब्रिटिश साइड का हेड है। और उधर से कौन था, बर्मा की तरफ से कोनबेंग डायनेस्टी को परास्त करके, इसको हटा के, इस डायनेस्टी को हटा के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए जब तीसरा पढ़ लिए तो दूसरा पढ़ लें। सबसे ज्यादा पूछता है पहली बर्मा वार में कौन था गवर्नर जनरल या वायसराय, दूसरी में कौन था, ऐसे पूछता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे याद रखिए, एड मतलब जोड़ना। पहली में एमहर्स्ट। ठीक है, स्पेलिंग ऐसे होता है एमहर्स्ट, मगर आप एमहर्स्ट करके याद रखिएगा। ठीक है, एमहर्स्ट। दूसरे में डी से डलहौजी। तीसरे में डफरिन। ठीक है, डफरिन। मैंने बोला ये डफरिन ने पूरी तरह से मिला लिया। ठीक है, इसने एमहर्स्ट में कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाया था, जो इंडिया से बॉर्डर में अभी टच है वो सब पार्ट्स को। और डलहौजी ने 2 बड़े बड़े राज्यों को मिला लिया था, जिसे कहते हैं लोअर बर्मा, या लोअर, एक इसका राज्य था लोअर बर्मा, या इसको कहीं उत्तरी बर्मा भी लिखा गया है। ठीक है, उत्तरी बर्मा, उत्तरी बर्मा का उत्तरी भाग है। ठीक है, प्लस पीगू सेकेंड में ये दोनों एरिया हड़प लिया था। जो मैक्सिमम एरिया था यही दोनों म्यांमार का रहा, सहा कसर डफरिन ने तोड़ दिया था। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली बार जो हुई थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। जो एमहर्स्ट के समय में लड़ाई हुई थी, फर्स्ट
बर्मा वार, इसमें क्या हुआ था, दोनाबू की लड़ाई हुई थी, दोनाबू की लड़ाई, याद रखिए कौन सी लड़ाई, दोनाबू की लड़ाई, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो वहां के राजवंश थे, राजा लोग थे बर्मा के, उसने इंडिया के मणिपुर और असम का जो अभी का रीजन है उस जगह पे अटैक कर लिया और अपना राज कायम कर लिया। अंग्रेज का ना मणिपुर में उसमें आधिपत्य था ना असम में था, तो उसको, लेकिन उसके बगल में अभी जो चटगांव था जो अभी बांग्लादेश में है, चटगांव पे उसका अधिकार था। तो अंग्रेजों को लगा कि ये जो यहाँ तक अटैक कर लिया तो इसे सटावत चटगांव से फट से आक्रमण करेगा, क्योंकि अब इंडिया में घुस गया, इस हमारे साम्राज्य के जस्ट बगल में आ गया। तो क्या किया, एमहर्स्ट ने लड़ाई शुरू कर दिया। तो यहाँ दोनाबू की लड़ाई में बर्मा को मार के भगा दिया गया और असम मणिपुर अब इंडिया के कब्जे में आ गया और 1 करोड़ रुपया हर्जाना के रूप में देना पड़ा म्यांमार को, ब्रिटिश साम्राज्य को, प्लस कुछ एरिया, म्यांमार का कुछ एरिया एमहर्स्ट को देना पड़ा। दोनाबू की लड़ाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बंथुल बोल के जो उधर का जो सेनापति था बंथुल, ठीक है, वो मारा गया था, बंथुल मारा गया था, ठीक है। और दोनाबू की लड़ाई में जब हार हो गया तो यांडूब की संधि हुई थी, यांडूब की संधि, इतना चीज याद रखिएगा। फर्स्ट वाले में क्या हुआ, असम और मणिपुर को हड़प लिया, तो इधर से एमहर्स्ट ने लड़ाई छेड़ दिया, भगाया और हराया भी और यांडूब की संधि के लिए बाध्य किया। उसमें उधर का सेनापति बंथुल था और जो लड़ाई जिस जगह पे हुआ था, जिस मैदान में, से दोनाबू का मैदान कहते हैं, और दोनाबू की मैदान में उसको परास्त किया था, ठीक है। इतना चीज याद रखिए। पहली वाले का जो कार्यकाल किस समय था, 24 से 26, 1824 से 1826। और ये डलहौजी वाला जो था, ये सेकंड जो था 1852 में था, ठीक है, सेकंड वाला 1852 में था, क्लियर। तो यही एंग्लो बर्मा वार, इसमें से तीसरा वाला जो हुआ वो डफरिन के समय में हुआ, प्लस म्यांमार डफरिन के समय में इंडिया का हिस्सा बना। अब एक बहुत बड़ा चीज हो गया इसके डफरिन के शासनकाल में। दूसरा बड़ा चीज होता है कांग्रेस का गठन, ठीक है, कांग्रेस बनता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का गठन। कांग्रेस के गठन का इसलिए जरूरत पड़ी कि सामान्य जनता और अंग्रेजों के बीच में बात करने के लिए कोई तो मीडिएटर चाहिए, तो उस मीडिएटर को बनाने के लिए स्वयं अंग्रेज के पहल पे ही ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ह्यूम, दीनसा वाचा और एक नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये 3 आदमी को संस्थापक सदस्य माना जाता है, बड़े बड़े संस्थापक सदस्य में। उस समय उसका यही टारगेट था कि भाई अंग्रेज और भारतीय जनता और राजा, मतलब प्रशासन और जनता के बीच में बात कौन करेगा, मीडिएटर का काम कौन करेगा। जनता से आंदोलन किए जा रहा है और वो दबाए जा रहा है, बीच में एक मीडिया चाहिए जिससे ना आंदोलन हो ना वो दबाए। इसलिए कांग्रेस का निर्माण ए.ओ. ह्यूम, दीनसा वाचा और नौरोजी ने किया था। अब हमारा सवाल उठता है कि ये किसके कारण होता है, डफरिन के कारण। याद कैसे आएगा, कांग्रेस का नाम सुनते ही आपको डफर का नाम याद आ गया होगा पक्का। तो उस डफर के नाम से ही आप याद कर सकते हो कांग्रेस का स्थापना डफरिन के समय में हुआ था, ठीक है। इसी में एक लेडी डफरिन फंड भी बनाया था। इस लेडी डफरिन फंड किसने बनाया था, ये क्वेश्चन पूछेगा तो डफरिन ने बनाया था, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो डफरिन है। बट ये क्यों, स्त्री कल्याण के लिए डफरिन ने एक फंड का निर्माण किया था, कुछ पैसे देता था उस फंड में और स्त्रियों के सुरक्षा के लिए काम किया जाता था, उसके भलाई के लिए। अब देखिए तीसरा बड़ा काम क्या हुआ भाई इसके समय में, तीसरा बड़ा काम हुआ टीनेंसी एक्ट बने, ठीक है, टीनेंसी एक्ट में जमीन संबंधी कानून आपने पढ़ा होगा, छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट, संथाल परगना टीनेंसी एक्ट, हरियाणा टीनेंसी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो हर एक राज्य में अलग अलग मिलेगा, हर एक एरिया में, एक ही राज्य में 4-5 टीनेंसी एक्ट भी मिल सकता है, ठीक है। ये छोटी दूरी का कानून होता है। तो उसमें
जो टिनांसी एक्ट बनाया था, कौन सा टिनांसी एक्ट बनाया था इसने? एबीपी न्यूज, एबीपी न्यूज सुने होंगे, एबीपी, ठीक है। अवध टिनांसी एक्ट, बंगाल टिनांसी एक्ट और पंजाब टिनांसी एक्ट, ठीक है, टिनांसी एक्ट, ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब कब बनाया था? ये 85 में बनाया था, ये 86, 1885, 1886, 1887, सिंपल है याद करना, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। प्लस 1885 में कांग्रेस का भी जो निर्माण हुआ था ना, 1885 में ही हुआ था, ठीक है। ये 3 चीजें इसको लेके याद रखिएगा। और जब कांग्रेस का निर्माण हुआ था तब कांग्रेस 1 साल जब काम कर लिया तब डफरिन ने कमेंट मारा था कांग्रेस के ऊपर, तो इस कमेंट भी एग्जाम में पूछा जाता है। कमेंट ये था कि कांग्रेस सिर्फ सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व करती है। सिर्फ सूक्ष्मदर्शी मतलब कहने का मतलब सिर्फ छोटे लेवल का, सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, अल्पसंख्यक लोगों का। अल्पसंख्यक मतलब यहाँ पे मुस्लिम नहीं है, अल्पसंख्यक मतलब एक वर्ड मुस्लिम गड़ गया है। अल्पसंख्यक मतलब यहाँ पे था अमीर लोगों का, बड़े बड़े लोगों का, जिसकी पहुंच थी वही जाके वहां पे काम करता था। यही कहने का मतलब था कि गरीबों, जनता, पिछड़े दबड़ों के लिए नहीं है कांग्रेस, ये सिर्फ कुछ सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों का ये है, संगठन है, ये कहना चाहता था वो। चलिए, डफरिन साहब का हो गया। अब लैंसडाउन साहब का, ठीक है। लैंसडाउन का देख लीजिए, इसमें क्या 88 से 94 तक इसकी कार्यकाल 88, ये 88 में छोड़ेगा 94 तक। देखिए बहुत कम है, देखिए 6 साल, ये 6 साल रहा। इसको आपको कोई ट्रिक्स नहीं, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 6 साल इसका शासन काल रहा है। लैंसडाउन से क्या फेमस है? एक हिल स्टेशन का नाम है लैंसडाउन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है, लैंसडाउन हिल स्टेशन कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और एक इसी तरह एक और गवर्नर जनरल है डलहौजी, डलहौजी बोल के भी हिल स्टेशन है, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ये भी याद रख लीजिएगा। 2 वायसराय के नाम से हिल स्टेशन पड़ा है, क्योंकि डलहौजी में डलहौजी का आवास था और लैंसडाउन में लैंसडाउन का आवास था, इस वजह से पड़ा है, ठीक है। लैंसडाउन के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। देखिए, द्वितीय कारखाना कानून, द्वितीय कारखाना अधिनियम लाया था, ठीक है। अच्छा आदमी होगा तभी अधिनियम, पहला वाला मैंने पढ़ा दिया था, रिपन जब पढ़े थे तब पहला वाला आया था, फर्स्ट कारखाना अधिनियम। फर्स्ट कारखाना अधिनियम में क्या था कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे को काम नहीं करा सकते हो, और उसको 7 से 12 साल के बच्चे अगर है तो उसको सिर्फ 9 घंटे ही दिन में काम करा सकते हो, ये था। और क्या किया था, महीना में 4 दिन का छुट्टी देना ही पड़ेगा, ये सब कानून में था, ठीक है। पिछले रिबन वाले में उसमें देख लीजिएगा। द्वितीय कारखाना अधिनियम देखिए, यहाँ पे 7 साल, ये मजदूर, इसमें बालक बच्चों के ऊपर ध्यान दिया गया था, स्पेशली बच्चों के ऊपर। और ये द्वितीय कारखाना अधिनियम स्त्रियों के ऊपर था, स्पेशली सबके लिए कुछ न कुछ था, मगर स्त्रियों के प्रति ज्यादा फोकस था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय कारखाना अधिनियम में क्या कानून बनाया गया भाई? महिला से आप 11 घंटा से ज्यादा दिन में काम नहीं ले सकते हो, महिला से 11 घंटा से ज्यादा दिन में काम नहीं ले सकते हो, ठीक है, किसी भी महिला से। प्लस यहाँ बोला कि 4 दिन एक ही साथ, यहाँ 4 दिन देने का मतलब महीना में 4 दिन, शुरू का 4 दिन या आखिरी का 4 दिन या बीच का 4 दिन दे दो तो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ बोला नहीं, हर एक सप्ताह में 1 दिन देना पड़ेगा पर वीक। 4 ही दिन होता है, 7 चौक 28, लेकिन बोला हर एक सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन। ये महत्वपूर्ण बातें थी, बहुत सारी बातें थी इसमें, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है द्वितीय कारखाना अधिनियम के बाद एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, ठीक है। 2 नंबर, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 में, ठीक है, 1891 में ही आया था। एज ऑफ कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का हिंदी में मतलब होता है सहमति। एक उम्र मतलब इसने उम्र निर्धारित कर दिया था, सहमति का उम्र की, लड़की की सहमति भी होनी चाहिए शादी में, ठीक है। हालांकि
कानून के आधार जिस तरह से लिखा गया उस बात का पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है। कहा गया कि शादी की उम्र, या ये कि कोई लड़की बिना शादी किए हुए भी किसी के साथ रह सकता है, लेकिन उसकी मिनिमम उम्र निर्धारित कर दिया गया था यहाँ पे, ठीक है, 12 साल। ठीक है, 12 साल। 12 साल से कम उम्र की लड़की कभी किसी के साथ रह नहीं सकती है, ना उसकी शादी हो सकता है। यही है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, बहुत अच्छा समाज सुधार में काम किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन क्या है, 1893 ईस्वी में क्या हुआ, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच डूरंड रेखा इसी के समय में खींची गई। डूरंड रेखा 1893 ईस्वी में। डूरंड रेखा उस समय इंडिया और पाकिस्तान को इंडिया और अफगानिस्तान को डिवाइड करता था, अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए और बड़ी बड़ी काम किया, मणिपुर विद्रोह। मणिपुर विद्रोह हुआ था इसी के समय में, मणिपुर विद्रोह। इस मणिपुर विद्रोह को इसने दबाने में सफलता मिला था। उसके बाद देखिए गणपति महोत्सव। गणपति महोत्सव की शुरुआत, महोत्सव की शुरुआत किसने करवाई, तिलक ने करवाया, बाल गंगाधर तिलक ने। कब, 1893 ईस्वी में। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणपति महोत्सव 1893 ईस्वी में, और 1895 ईस्वी में एल्गिन के समय में तिलक ही कराएगा गणपति शिवाजी महोत्सव। क्यों, ये महोत्सव इसलिए कराया जाता था ताकि सारे आदमी एक जगह आके इकट्ठा हो जाए और मीटिंग कर सके, इस तरह का कारण था इस तरह। तो 1893 लैंसडाउन के समय में गणपति महोत्सव, और एल्गिन 2 के समय में शिवाजी महोत्सव 1895 में। इतना चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। और ये 1893, और 1893 पता है इंडिया का बहुत अच्छा साल रहा है, बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। 1893 से देखिए, 1893 ईस्वी में एक आदमी गया, गांधी, महात्मा गांधी कहाँ गया, साउथ अफ्रीका केस लड़ने, अब्दुल्ला सेठ का केस लड़ने। कुछ तो बहुत दिन रहा वो अफ्रीका में, फिर बाद में आया 1815 में लौट के। ठीक है, उतना दिन तक रहा। गांधी कहाँ गया, अफ्रीका। और अरविंदो घोष, अरविंदो घोष कहाँ आया, अरविंदो घोष देखिए, अरविंदो घोष कहाँ आया, इंडिया आया। एक आदमी गया, एक महान आदमी गया, एक महान आदमी आया। अरविंदो घोष का बाप कभी नहीं चाहता था उसका बेटा इंडिया आए, वो लंदन में ही पढ़ाई करके वहीं पे बोलता था कि वहीं नौकरी करो, मगर देशभक्ति थी, अरविंदो घोष इंडिया आए। ठीक है, दूसरा और कौन आए, देखिए आए एनी बेसेंट। पूछा जाता है एनी बेसेंट इंडिया कब आए, 1893 ईस्वी में, बनारस में आके रहने लगे। ठीक है, एनी बेसेंट क्यों आए थे इंडिया, थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक मेंबर थी, इंडिया में सांस्कृतिक धर्म की खोज करने के लिए एनी बेसेंट आए थे, और बनारस में रहते थे। ठीक है, एक आए, फिर आए उधर से, और फिर जाएगा कौन, नरेंद्र दत्त, विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद आए। ठीक है, विवेकानंद गए कहाँ, शिकागो, सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। वहीं पे उन्होंने भाषण दिया था शिकागो में, मेरे भाइयों और बहनों। ठीक है, तालियों की गड़गड़ाहट से इतनी ज्यादा हवाओं की तेज हवा उछलने लगा था, लोग बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम महर्षि पड़ गया तूफानी हिंदू। तो विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी बोला जाता। ठीक है, गया आया के चक्कर में आपको याद हो जाएगा। और एक एल्गिन 2, एल्गिन 2 देखिए कब से कब तक रहेगा भाई, 1894 तक है। और एल्गिन देखिए 5 साल काम पूरा करेगा। ठीक है, 1899 तक, 1894 से 1899 तक, 1 साल पहले नहीं तो 1900 हो जाएगा, इससे भी याद रख सकते हो, 1899 में। और एल्गिन 1 था, एल्गिन 1 जो ये था बेचारा, ये 1 के वजह से पता चल जाएगा ये 1 साल के लिए ही था। ठीक है, एल्गिन 1 का कार्यकाल सिर्फ 1 साल के लिए ही था, 1862-63। ठीक है, 1862-63 आप ऐसे याद कर सकते हो। एल्गिन 1 1 ही साल का कार्यकाल पूरा कर पाया, तब तक मर गया, और दूसरा वाला 5 साल पूरा कर लिया। इस तरह से आप याद कर सकते हो। एल्गिन 2 के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो बता दिया हूं, 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव शुरू करवाया बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा, इसका जो वक्तव्य था जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, भारत को तलवार के बल से जीता गया है, भारत को तलवार के बल से जीता गया है।
और तलवार के बल से, और तलवार के बल से इसकी रक्षा की जाएगी, रक्षा की जाएगी। मतलब तुझे आजादी नहीं देंगे, तलवार से हम लोग जीते हैं और तलवार के दम पे ही इसको गुलाम बना के रखेंगे। मतलब रक्षा, किसकी रक्षा? मतलब जो हम लोगों ने हथियाया है उस चीज की रक्षा। इसको अच्छा चीज नहीं मानना, बहुत नेगेटिव कमेंट है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, बहुत बड़ा अकालों में से एक अकाल आया था इसके समय में। ठीक है, अकाल तो जानबूझ के लाया जाता था इंडिया को कमजोर करने के लिए। पंजाब, ठीक है, पंजाब, एमपी, यूपी, बिहार, पंजाब, यूपी, एमपी, बिहार, मतलब उत्तर भारत में कर सकते हो, उत्तर भारत में इसके समय बाढ़ आया था। तो ये इतनी बाढ़ आ गए, सबके शासनकाल में बाढ़ आ रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि बाढ़ से निपटने के लिए कौन सा आयोग का गठन किया था, जो दुर्भिक्ष आयोग या अकाल आयोग बनाया था उसका नाम क्या था? तो ये लायन आयोग था, लायन आयोग। ठीक है, स्टेची आयोग आपने देखा होगा, लिटन ने बनवाया था। ये लायन आयोग सब बनाएगा, कर्जन भी बनाएगा, इसके बाद जो कर्जन आएगा वो भी बनाएगा।